नमस्कार। आज साहित्य पर विशेष इसके लिए विमर्श नोज की तरफ से मैं अशोक प्रियदर्शी आपके सामने हूं और मेरे साथ गेस्ट हैं हमारे पटना के दशकों से साहित्य साधना कर रहे साथी और साहित्यकार, कथाकार और कवि शिवदयाल। शिवदयाल जी, आपका स्वागत है। ये मेरा पहला मौका है, मैं होस्ट कर रहा हूँ। आपने मुझे इस तरफ देखा होगा और रवि रंजन जी वहाँ बैठते थे। मैं तो अपनी ही जगह पर हूँ, लेकिन गेस्ट हमारे शिवदयाल हैं। ये पहला मौका है, मैं आपके साथ हूँ। शिवदयाल जी को अभी अभी उत्तर प्रदेश के संस्थान, हिंदी संस्थान ने, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, जैसे कि राज्यों के प्रतिष्ठानों में मध्य प्रदेश का हिंदी संस्थान प्रतिष्ठित है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का, ऐसे बिहार में भी थी बात, लेकिन अभी हिंदी साहित्य सम्मेलन अपनी वह गरिमा नहीं रखता है। तो उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा पुरस्कृत किया गया, कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया। उसमें अन्य राज्यों के लोग थे, केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं जिनको पुरस्कृत किया गया। हमारे पटना के एक संयोग है कि उत्तर प्रदेश में अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वहां के ऊर्जा क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया और कुछ वर्षों तक वहां अधिकारी रहे। लेकिन साहित्य की सेवा करते हुए उनको अपनी नौकरी और साहित्य, एक ऐसा मौका आया जब दो में से एक चुनने का वक्त आया, तो वो साहित्य के अनवरत सिपाही, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद से वह पटना चले आए और उसके बाद अनवरत जिस काम को वो पहले से कर रहे थे उसको उन्होंने व्यवस्थित तरीके से किया और साहित्य के हिंदी कथा, उपन्यास और इसके साथ साथ कविता, तीनों में इनका योगदान है। उनके कुछ मित्र ऐसा भी कहते हैं कि कविता में उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो आप तय करेंगे, इसके आप विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं शिवदयाल जी की साहित्य साधना को लगभग शुरू से जानता हूँ, देखता हूँ और अनेकों दफा उनकी कविता जो रची गई तो उनसे एकदम आरंभ में मैंने सुना है और जितना मेरी सामर्थ्य है समझा है, और उनकी कंसिस्टेंसी, उनका सातत्य, इसको मैं जानता हूँ। तो शिवदयाल जी हमारे बीच में हैं और सबसे पहले मैं उनसे ही आग्रह करूँगा कि ये जो सम्मान उनको प्राप्त हुआ उस बारे में वो हम लोगों को बताएं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग इससे बहुत हर्षित हैं। केवल बिहार के लोग नहीं, साहित्य जगत के लोग, साहित्य जगत के लोगों से हमारा कहना है कि आज जो हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, हिंदी के लोग हैं, और इसके साथ साथ शुरुआत की बात करते हैं जो बहुत, इसको कहे बिना बात अधूरी रह जाएगी, कि धर्मयुग के पाठक शिवदयाल जी के बीच बीच में आ रही कहानियों से लगातार परिचित हैं। धर्मयुग का बंद हो जाना, उसका वितरण और प्रसार काफी था, तो उसमें कहानियों के साथ शिवदयाल जी को लोग देखते थे। एक तरफ बिहार के मिथिलेश्वर थे और शिवदयाल थे। तो साथी शिवदयाल से मैं जानना चाहता हूँ कि इस जो बात मैंने पहली दफा में उनके बारे में बताई, प्रारंभिक कुछ सूत्र आप लोगों को दिए जिससे बात शुरू हो सके, तो इस पुरस्कार के बारे में शिवदयाल जी अपनी अनुभूति और अपना आपसे जो कहना है वो कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी। ये जिस पुरस्कार या सम्मान की बात हो रही है, ये अभी अभी इसकी घोषणा हुई है 2 तारीख को। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वो देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है जो हिंदी की सेवा को और उसके प्रसार को समर्पित है। और ये जो एक सम्मान को जिस तरह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है और इसको साहित्य जगत में प्रतिष्ठा मिलती है, तो लिहाजा मैं
इस ये जो घटना है, ये मेरा पहला अनुभव भी है। इस प्रकार पुरस्कृत होने या सम्मानित होने का लेखकीय जीवन का पहला अनुभव है। मेरा ध्यान कभी इस ओर रहा नहीं है, लेकिन ये जो कुछ आया है मैं पूरी विनम्रता के साथ और कृतज्ञ भाव से स्वीकार करता हूँ और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैं थोड़ी भूल सुधार लूं कि इनको इस पुरस्कार के लिए घोषित और नामित कर दिया गया है और एक समारोह पूर्वक उनको पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि जो मैं कह रहा था कि इनको यह पुरस्कार दिया गया है, उस प्रक्रिया में ये पहला कदम है। वहाँ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक आयोजन की परंपरा है और वो एक आयोजन होगा, साहित्यकारों का होगा। वह केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों का नहीं होगा। पुरस्कार में ही जिन लोगों को दिया गया है उससे ये पता चलता है कि देश भर के लोगों में से वो चुनते हैं और इस वर्ष जिन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए और सम्मानित करने के लिए चुना गया है, उसके साथ साथ धनराशि भी होती है। श्री दयाल जी को उत्तर प्रदेश की साहित्य हिंदी संस्थान की तरफ से 2.5 लाख रुपए की एक राशि भी सम्मान पूर्वक भेंट की जाएगी। इस पुरस्कार में ये शामिल है। मैं आगे बढ़ता हूँ कि श्री दयाल जी साहित्य साधना अपने मित्रों के बीच में करते थे और ये संघर्षवाहिनी के परंपरा के व्यक्ति हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन की परंपरा के व्यक्ति हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से भारत का इतिहास उनके इस 1974 के आंदोलन के बाद से, जिसको बिहार आंदोलन कहा गया और जेपी आंदोलन भी कहा गया, जेपीएम, विपिन चंद्रा लिखते हैं जेपीएम, जेपी मूवमेंट, तो उस आंदोलन की परंपरा के व्यक्ति हैं। और ऐसे समय में जबकि समाज आंदोलित होता है, उस समय संवेदनाओं का एक दूसरे के साथ परस्पर होना, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें से साहित्य में प्रखरता आती है। तो एक खास परिवेश और कालखंड है, उसमें से निकले पहली रचना 1993 में इनकी आई, हम लोगों के सामने आई। पहली रचना किसी मित्र की जो थी, जिसे मैंने पढ़ा, हाथ में लिया, फिर वह रचना ये उपन्यास है छिनते पलछिन, और 2006 में फिर से उसको प्रकाशित किया गया दूसरे प्रकाशक के द्वारा। तो इस तरह से इनकी पहली ही रचना लोकप्रिय रचना थी जो दोबारा प्रकाशित हुई। फिर उनकी जो रचना आई वह एक संपादित किताब थी, बिहार पर थी। बिहार एक अनुसरण था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बाद, या ऐसे न भी जोड़े तो 1990 के बाद एक वातावरण गर्म था और बिहार की तरफ लोग सोच रहे थे। कई चीजें, कई विसंगतियां, इन सब के बारे में सोच रहे थे। तो उसमें एक किताब आई, उस किताब का नाम है बिहार की विरासत, जिसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें किशन पटनायक, अरविंद मोहन, शशि भूषण, इस तरह से अनेक, शशि भूषण ने उस पर समीक्षा लिखी थी। अनेक लोगों ने उस किताब में, जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग थे बिहार के, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। इनकी संपादित रचना थी, उनका भी आलेख था और उनकी भूमिका थी। तो बिहार की तरफ उनका एक बिहार आंदोलन के गर्व से जो चैलेंजेज आए थे, उसमें से उन पर जो जिम्मेदारी आई थी, उसमें से उन्होंने ये किताब लिखी। फिर इनका एक उपन्यास आया, एक और दुनिया होती। यह संघर्षवाहिनी के दिनों के मित्रों के आपसी परस्पर संबंधों में से जो निकलता है विमर्श, वह थी। इस किताब का बाद में मराठी में भी अनुवाद किया गया। वह मराठी पुस्तक छपी और वो पुस्तक अपने कलेवर में, आकार में, हिंदी वाले पुस्तक से मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा। तो मराठी, जो कि साहित्य के मामले में, साहित्य साधना के मामले में, दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके मराठी में किए जाने के मामले में मराठी साहित्य धनी है। तो केला अट्टाहास, इस नाम से इनका यह उपन्यास, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वह प्रकाशित हुआ, एक और दुनिया होती। इसके बाद इन्होंने कहानियां लिखी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था। तो मैं जल्दी आपको बताता चलूं कि मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, यह कहानी इनकी आई, कहानी संग्रह आया। इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें विकास सहयात्री, एक मासिक पत्रिका पटना शहर से, देश काल के संसर्गों का, जिसमें काफी लोग थे,
उस पत्रिका की प्रक्रिया में जुड़े हुए, लेकिन संपादक शिवदयाल थे। तो लंबे समय तक विकास सहयात्री का संपादन किया आपने, और एक झिलमिल जुगनू इस नाम से बच्चों की पत्रिका, बाल पत्रिका का संपादन किया। इसी तरह से बाल किलकारी भी एक पत्रिका है मेरी समझ से, जिसका इन्होंने संपादन किया। और इनकी किताबों की श्रृंखला में बिहार आंदोलन की राजनीति और विकास, बिहार आंदोलन की राजनीति, बिहार आंदोलन को लेकर में आंदोलन, राजनीति और विकास, अच्छा, बिहार में आंदोलन, राजनीति और विकास, इस नाम से इनकी रचना आई। यह संवाद उल्लेखनीय है कि संवाद जिसको किशन कालजयी पहले यहाँ से संपादित करते थे, फिर दिल्ली से करते हैं। संवेद पुस्तकाकार ये जर्नल है, इसमें इनकी रचनाएं आती रही और जनसत्ता के नियमित लेखक रहे। तो इन बातों के साथ साथ फिर हम लोग इनके साहित्य दुनिया के बारे में शिवदयाल जी के ही शब्दों में थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। जी, आपने काफ़ी कुछ प्रकाश डाला, लेकिन ये सही बात है कि मेरा जो लेखनारंभ है वो उसी काल में है जिस काल में यहाँ जेपी आंदोलन की धूम थी, और पूरा जो 70 का दशक था वो सबको मालूम है, बहुत ऐतिहासिक दशक था। तो आंदोलन में मेरी भागीदारी थी, और मैं तो कम उम्र का उस समय 10वीं 11वीं का छात्र था, लेकिन उस समय स्कूली छात्र भी और कम उम्र के लड़के लड़कियां भी आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि एक जन आंदोलन चल रहा था उस दौर में। तो लेखन से मेरा जुड़ाव भी उसी दौर में हुआ, और मेरी शुरुआती रचनाएं जो हैं वो पुस्तकाकार जरूर 1993 में आई, लेकिन उससे पहले भी मेरी रचनाएं छपती रही। जैसा कि धर्मयुग में आपने कहानी, वो छपती थी। उसके पहले मेरा जुड़ाव सबसे पहले रेडियो से हुआ, युवाणी से। तो बहुत कम उम्र में मेरा जुड़ाव हुआ था, और लिखने की एक उमंग जगी वहाँ से, जिसका विस्तार आप यहाँ तक आप देख रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत मैं वहीं मानता हूँ। और वहाँ जो युवाणी के जो कार्यक्रम आते थे उसमें मैं कभी शामिल होता था, और पढ़ने का और दुनिया को देखने का एक कहना चाहिए कि जो जीवन में जो दृष्टि बननी शुरू हुई, तो उसी में ये सब कुछ हो रहा था। मैं अपने बाहर भी देख रहा था और अपने अंदर भी देख रहा था। तो ये प्रक्रिया लगभग साथ साथ शुरू हुई। बाद में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ दिन पत्रकारिता भी की थी। मेरा ख्याल है वो एमए करने के बाद मैंने 1-2 साल पत्रकारिता की, स्वतंत्र पत्रकारिता की। फिर मेरी नौकरी हो गई, तो नौकरी में रहा। तो नौकरी के दिनों में जो एक दबाव होता है नौकरी का, उसमें आपकी जो भूमिका है वो थोड़ी दूसरे ढंग की हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा जो अनुभव वहाँ रहा नौकरी का, वहाँ जो मैंने जीवन देखा, वो जो पूरा सिंगरौली क्षेत्र, इस पर निर्मल वर्मा ने भी लिखा है, उल्लेख किया है। तो वहाँ का भी जीवन, मेरा मानना है कि जीवन का हर अनुभव लगभग किसी भी लेखक के लिए कच्चा माल होता है। तो मैंने उसका भी उपयोग किया, अपनी कहानियों में किया, कुछ कहानियों में, उपन्यास में किया। एक और दुनिया होती का जो, अगर उसको 2 भागों में देखें तो जो परवर्ती भाग है, तो बहुत कुछ वहाँ के जीवन के बारे में उस पर रोशनी डालता है। तो ये जो मेरा काम धाम है, मेरी जो रचनाशीलता है, वो दरअसल मैं किसी विधा में, किसी एक विधा में ही एक तरह से अपने को केंद्रित नहीं रख सका। मैंने और भी विधाओं में काम किया, और जो मैंने बहुत निरंतरता से काम किया, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा।
वो लेख और निबंध है। मैंने निरंतरता से इस ओर काम किया लगातार, और अखबारों में भी जब जिस समय मैं लिखता था उस समय से लेकर अभी तक मेरा ये क्रम टूटा नहीं। और मुझे लगता है कि जो लेख और निबंध हैं वो अपने समय में आपको हस्तक्षेप का, सीधे हस्तक्षेप का एक अवसर है, और वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो एक वैचारिक विचार की दुनिया में जो एक कभी कभी कुहेलिका भी होती है, और उसको कभी कभी आपका, अगर आप लिख रहे हैं तो आपका मन होता है कि ये कुहेलिका छंटे, तो उसका एक बहुत ही कारगर मेरा ख्याल है कि माध्यम में लेख निबंध को मानता हूँ। मैंने कुछ रम्य लेख भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी, मैंने बहुत आलोचना पे भी काम हुआ है, और रेणु क्षति जो वर्ष मनाया गया है इसमें मैंने रेणु पर भी काम किया, और कई सारे लेखकों और लेखिकाओं की उनकी रचनाओं पर मैंने समीक्षाएं लिखी हैं, और तो ये चलता रहा सब कुछ। एक ये भी मौका आया कि मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे, और बाबू जगजीवन राम के ऊपर एक फिल्म बनी थी दूरदर्शन की, तो मैंने उसका पटकथा उसकी लिखी थी। तो ये क्रम अभी जारी है। और शिवदया जी, आप इतना ही नहीं, आपने अनेक बड़े कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, बड़े से ज़्यादा कहें कि जिनको लोग जानते हैं, वो शिमला और दिल्ली से लेकर कॉलेजों में आपने जाकर के व्याख्यान दिया है, आपको बुलाया गया है। तो आपकी जो परंपरा है, फिर आपने जो उल्लेख किया कि आप निबंध या लेख नियमित लिखते थे, जनसत्ता के आप नियमित लेखक थे एक समय तक, लगातार, और लिखने में आप जिस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ खुद अपने लेखन के बारे में आपने कविताएं लिखी। हाँ, गर्दनी बाग कविता पे आपने बात की थी, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया। कविता भी मैंने बहुत निरंतरता में लिखी है, कविताएं लिखी। गर्दनी बाग जब उजाड़ने का तय हुआ कि इसे पूरी कॉलोनी को, जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी और बाबू लोगों की कॉलोनी थी, तो उस कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ थे, और इस वजह से उस पूरे इलाके की, उस कॉलोनी की अपनी एक जैव विविधता थी जो शहरों में अब दुर्लभ है। शहरों में कई जगह पर हेरिटेज सिटी करके बचाया जाता है, लेकिन पटना में वो एक नायाब कॉलोनी थी, और उस कॉलोनी में आप रहते थे। आपका बिहार आंदोलन में दौर आया। इसके साथ साथ मैं जल्दी में यह भी कह दूं कि आपकी 2 बहनों ने बिहार आंदोलन में नियमित सेवा दी, और वो है उस परंपरा में बनी हुई है, उसमें आप भी थे। उन दोनों में आप छोटे थे उम्र में, लेकिन साहित्य में आप लगातार काम करते रहे। अब जो बात, इन बातों को याद दिलाने के बाद आप जो भी कहना चाहेंगे वो तो है ही, लेकिन आपको मैं ले जाना चाहता हूँ कि इसी क्रम में आपने 2 साहित्यकारों का नाम लिया, और भी लोगों का नाम ले सकते थे प्रसंगवश। एक तो निर्मल वर्मा, आपने जब शिमला की बात आई या फिर सिंगरौली की बात आई, तब अपने निर्मल वर्मा के सिंगरौली से जो संबंध है लेखनी में, जो उनके पाठक हैं जिसमें हम लोग भी हैं, तो लेखनी में वो प्रसंग आए हैं और बहुत ही ध्यान देने वाले प्रसंग हैं। तो निर्मल वर्मा, और दूसरे प्रसंग में आपने फणीश्वर नाथ रेणु, बिहार के एक भाषा के दृष्टिकोण से कहें तो मिथिला क्षेत्र के महान थे। उनके स्क्रिप्ट पर, उनकी कहानी पर स्क्रिप्ट लेखन करके 2 फिल्म बने और चर्चित फिल्म है। तो वो सब बातें आएंगी, और हम लोग थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे, क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि ये पटना के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पटना, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको सुनने के लिए, कि कहानी में पटना कलम एक उल्लेखनीय कलम है या था, इसमें आप बोलेंगे। तो मैंने आपसे जो प्रश्न किया अभी, एक बात की जो साहित्यकार हैं उनमें से आपके लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली भी है, जिसको अलग शैली कर सकते हैं, जो पढ़ने पर समझ आता है, जिसको मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकता हूँ, मैं श्रेणीबद्ध उसको नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं ये देख करके आपके लेखन की शैली के बारे में जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं
और इसीलिए मैं आज आपके साथ यहाँ पर होस्ट बन करके बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आपकी रचना जिस कालखंड में लिखी गई उस कालखंड में उसको लगभग पढ़ा है। तो उसमें आप अपने साथ जोड़ करके जो जाने माने साहित्यकार हैं उनमें से किसको और किसकी शैली को जोड़ करके रखना पसंद करेंगे, या इस पर जो भी आप कहना चाहें, फिर हम लोग आएंगे जो बात मैंने और कही उस पर। देखिए, ये बड़ा कठिन है ये इस प्रश्न का उत्तर देना कि दरअसल आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आप पढ़ना भी शुरू करते हैं। अगर आप वास्तव में लेखन को लेकर गंभीर हैं, आप पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, पहले तो ये। और अगर आप इतने प्रेरित होते हैं रचनाओं को पढ़कर अनेक लेखकों की, कवियों की, तो आप जब लेखन में प्रवृत्त होते हैं तो आप पर उनका प्रभाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप लेखन कभी भी कोई छिटका हुआ कोई उसका एंटिटी नहीं है, वो आप एक संबद्धता होती है। आप अपने पुरखे जो लेखक हैं उन्हीं की परंपरा को आप आगे बढ़ाते हैं, आप अपने ढंग से अपना योग उसमें देते हैं। लेकिन अब ये भी है कि किसी किसी लेखक पर, किसी खास लेखक या किसी खास तरह के ट्रेंड का असर होता है उनके लेखन पर। तो ये तो मेरा इस बारे में कुछ कहना मेरा ख्याल से उचित नहीं है, ये तो पाठक तय करेंगे और दूसरे लोग तय करेंगे। लेकिन मुझे याद है कि यहाँ पहले पटना की जो समृद्ध थी, और मैं सिन्हा लाइब्रेरी का मेंबर था, सदस्य था। साथ में पटना यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो भी बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी। तो पटना कॉलेज में की जो लाइब्रेरी थी वो थी। फिर मुझे याद आता है जो गेट पब्लिक लाइब्रेरी जो गर्दनीबाग में थी। इन सब लाइब्रेरियों में बहुत कम उम्र से, मेरा ख्याल है कि मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद खास तौर पर मैं जाने लगा था। और वहाँ मुझे याद है कि मैंने मानसरोवर लगभग पूरा पढ़ा था और वहाँ बैठ के पढ़ा था सिन्हा लाइब्रेरी में। इसी तरह से विवेकानंद साहित्य का अच्छा मतलब एक संग्रह था, कलेक्शन था वहाँ गेट पब्लिक लाइब्रेरी में। तो मैंने कुछ चीज़ें जो बहुत समझ में नहीं आती थी उस समय, उम्र मेरी उतनी नहीं थी, लेकिन अब मुझे याद आता है कि कितना मतलब समृद्ध वो लाइब्रेरी थी। तो वो बाद में सब छिन्न भिन्न हो गई, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन पढ़ने की एक ललक होती है तो उसका असर जीवन भर रहता है। मैंने भी जितने लोगों को पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को मैं चिन्हित करके कहूँ कि इनका ही मुझे लेखन सबसे पसंद है। किसी लेखक की कोई रचना बहुत पसंद है तो किसी और लेखक की कोई रचना बहुत पसंद है। मुझे त्यागपत्र बहुत पसंद है, तो मैला आंचल भी है जो पसंद है, और शेखर एक जीवनी भी पसंद है। तो ये झूठा सच भी बहुत पसंद है। तो मेरा ख्याल है कि आप, मेरा ध्यान हमेशा इस पर रहा है रचना पर, रचनाकारों से के अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बहुत बड़े रचनाकार की कोई कृति आपको उतनी पसंद नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कमतर चीज़ है, कोई इंफीरियर चीज़ है, लेकिन ये अपनी पसंद है। और ये अभी जो आपने बात की कि रेणु पर या निर्मल वर्मा पर, रेणु, अज्ञेय और निर्मल वर्मा ये तीनों लगभग समकालीन थे और तीनों एक दूसरे की बहुत कदर करते थे। ये आपको, और इनका देखिए कि जो मूड है, इनको इनके लेखन की जो शैली है, तीनों लेखकों की अलग अलग शैली है। तो अलग अलग होते हुए भी वो कहीं ना कहीं जो सरोकार के स्तर पर जुड़ते भी हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी दो लेखक का सरोकार बिल्कुल भिन्न हो, क्योंकि जो लेखन है वो दरअसल
वो संवेदना का मामला है। तो मूल जो लेखक की या लेखन के बारे में जो उसका जो केंद्रीय जो इसकी जो वस्तु है, केंद्रीय वस्तु, वो तो संवेदना ही है। तो इस आधार पर मैं समझता हूँ कि पूरा लेखक समाज एक है, और भले ही आप उसमें तफरके तलाश लेते हैं, और ये भी एक वृत्ति है, आप तफरके तलाशते रहते हैं, लेकिन आप सोचिए एक तरह से गहराई से, तो लेखन कहीं ना कहीं मूल्य निर्माण की जो एक बहुत ही जटिल और गहन प्रक्रिया है, उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और इसका सीधा संबंध जुड़ता है समाज में जो मूल्यमान का की जो व्यवस्था है, उससे लेखन का सीधा संबंध जुड़ता है। और इसीलिए लेखन एक गंभीर मामला है। इसको अगर आप बरतते हैं तो आपको बहुत गंभीरता से बरतना पड़ता है। शिवदयाल जी, आप लेखन की बात कर रहे हैं और आप हिंदी में लेखन मुख्य रूप से करते रहे हैं, और एक हम जर्नलिस्टिक स्तर पर ही चीज़ों को जुटा रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए साहित्यिक डेप्थ चाहिए, तो उस स्तर पर हम नहीं जा रहे हैं, वो आपका काम है। उसी में एक हमारे यहाँ से रवि रंजन जी ने आपसे बातचीत करने के पहले मुझे आपकी एक पंक्ति निकाल करके दी, जो विमर्श न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं रवि रंजन जी। एक पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ जो आपके ही किसी रचना से या किसी जगह आपकी बोली हुई बातों से उन्होंने निकाली है। हिंदी औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की भाषा है। वस्तुतः हमारे लिए यह स्वाधीनता की भाषा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो औपनिवेशिक मुक्ति का माध्यम बनी। उन्होंने कहा कि भाषा माँ के समान होती है। शिवदयाल जी ने कहा भाषा माँ के समान होती है और भाषा की सेवा वस्तुतः माता की सेवा है। उन्होंने यानी शिवदयाल जी ने हिंदी की वर्तमान चुनौती पर चर्चा करते हुए ये सब बातें कही। तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालें, थोड़ा 2 शब्द। ये तो मतलब स्वतः स्पष्ट है कि हिंदी जो है मुश्किल से 150-200 साल पुरानी भाषा है, और इस दृष्टिकोण से अगर आप विचार करें तो ये दुनिया में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा प्रसार पाने वाली भाषा है। 150 साल में बनी भाषा जिसका इतना बड़ा मतलब एक वैश्विक प्रसार हो, और जिसमें उच्च कोटि का साहित्य सृजन हो, ये बहुत विशेष बात है। लेकिन सवाल है कि हिंदी जो है वो दरअसल मुक्ति की आकांक्षा को स्वर देने के लिए जो दास्तां में पिसता हुआ जो जन समुदाय है, उसने एक भाषा ही गढ़ ली हो, संवाद की, परस्पर संवाद की भाषा, तो वो हिंदी है। इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में ये बात कही कि औपनिवेशिक मुक्ति से छुटकारे की जो एक तड़प थी, उसने हिंदी को जन्म दिया है। जो इतना बड़ा व्यापक जन समुदाय है, जो पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें लोगों ने एक भाषा को अगर माध्यम बनाया आपस में संवाद के लिए, तो वो उसमें एक भाषा का ही निर्माण हो गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो इस मायने में हिंदी की जो स्थिति है वो उसकी तुलना और किसी भी भाषा से नहीं की जा सकती। सभी भाषाएं समान हैं, सभी भाषाओं का आदर होना चाहिए, सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप हिंदी की तुलना और किसी भाषा से नहीं कर सकते, और उसका आधार, ये सबसे बड़ा आधार है इस संदर्भ में। जब जो बात आप कह रहे हैं उसको सुनते हुए एक बात, चूँकि आप कॉलम राइटर हैं, एक राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हैं, आपने निबंध लिखे हैं, आपने लेख लिखे हैं और अनवरत लिखे हैं, लगातार लिखे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कथा और कविता और निबंध तीनों अनवरत लिखे हैं। इसमें जब हिंदी की बात आ रही है तो आप और हम एक ही समय के हैं, जन्म एक ही समय के हैं, आज़ादी के बाद के 1 दशक बाद की ये पीढ़ी है, और एक आपके 2 दशक भी नहीं बीते होंगे आपके जन्म लेने के बाद, तब बिहार में एक आंदोलन हुआ था, 74 आंदोलन। अभी हम लोग फिर उस पर आएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर आज की चर्चा में अवश्य हैं।
लेकिन इसके पहले हम लोग जब अभी शिशु काल में थे, उसी समय भारतवर्ष में एक चुनौती आई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्रम में ये प्रश्न आया कि अन्य जो भाषाएं हैं उन लोगों को ये डर हुआ कि एक भाषागत तौर पर उनको पीछे हिंदी से उनका एक क्लैश हुआ, और यहाँ के लोगों ने इसका समाधान भी निकाला, जैसे जो समाधान पाकिस्तान में नहीं निकाला जा सका या श्रीलंका में नहीं निकाला जा सका। तमिल भाषा को श्रीलंका में दूसरे दर्जे की भी मान्यता हो, यह नहीं स्वीकार किया गया। और फिर सिंघली, जो कि जिसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो सिंघलियों के सांप्रदायिक उन्माद को तमिल लोग झेलते रहे, उनकी भाषा को मान्यता नहीं मिली। उसी तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इलाके में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में जो भाषा बोली जाती थी बांग्ला, उसको मान्यता नहीं दी, और इस वजह से नौकरियों में बहुत विसंगति थी। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग सभी रूलिंग एलिट थे, तो उससे वह देश दो भागों में विभाजित हो गया। भारत के लोगों ने हिंदी के प्रति, हिंदी का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता गया, हिंदी का रीच बढ़ता गया, हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ते चले गए। और अगर हम घूमेंगे देश में तो हमको पता चलेगा कि देश भर में शिलोंग से लेकर के और कन्याकुमारी तक हिंदी से काम चलता है। तो ये दूसरी भाषा और हिंदी, जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान लोगों ने अपने संवेदनाओं को एक जगह जुटाना शुरू किया, उसमें से एक भाषा की व्युत्पत्ति होती है। ठीक ही बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जिन रचनाओं को हम लोग याद करेंगे, तो आवहु सब मिल रोवहु हो भाई, उसकी अगली पंक्ति मैं उस तरह से नहीं कह पाऊंगा, याद नहीं है, लेकिन ये प्रसंग याद है किस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली में के शुरू के लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं आपके साथ भाषा और भाषाओं के प्रश्न को थोड़ी देर तक चर्चा करना चाहता हूँ, भारतीय भाषाओं और हिंदी। देखिए, वैसे सोचिए अगर तो हिंदी के प्रति जो एक द्रोह भाव एक विकसित किया गया आज़ादी के बाद से, खासतौर से 60 के दशक में, और बहुत हिंसक आंदोलन भी हुए, वो भाषागत विभाजन जो भारत में है, समझ लीजिए कि उसको उभारने की ही एक कोशिश थी। हिंदी दरअसल किसी के विरोध में नहीं है। कोई भी देश दुनिया का हो, उसमें कोई एक संबद्ध भाषा होती है जो उस देश की अपनी मिट्टी की भाषा होती है, अपनी जमीन की भाषा होती है। दूसरी ऐसी कोई भाषा नहीं है जो हिंदी की तरह जिसकी व्याप्ति हो। तो जाहिर तौर पर अगर राष्ट्रभाषा है जहाँ जिसमें हर कोई जिसको समझ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं या बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, तो इस आधार पर एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन जानबूझकर राजनीतिक कारणों से एक विद्वेष का माहौल पैदा किया गया, और हिंदी को अभी जो उस समय उसको जो पीछे धकेला गया, उसका संताप अभी तक हम भुगत रहे हैं। क्योंकि आप भाषा के को मैं बहुत दूसरे ढंग से भी देखता हूँ, और ये बड़ा जटिल मामला भी है, क्योंकि भाषा का संबंध जो है आपके अपनी जो आपकी सांस्कृतिक जो पहचान है, आपकी जो एक निर्मिति है, उसके साथ जुड़ा मामला है। आप अपनी भाषा में सोचते हैं और लिखते हैं या काम करते हैं, और आप एक दूसरी भाषा में सोचते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मुश्किल ये है कि कोई और दूसरी भाषा कम से कम इसका स्थान ले लेती, उसी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता देते और उसको विकसित करते। लेकिन अंग्रेजी को हिंदी के ऊपर थोपकर आपने अंग्रेजों को तो जाने दिया, लेकिन अंग्रेजियत को भारत में जबरन बलात् रोक लिया। तो इस तरह जो ये पूरा जो कोलोनाइजेशन का जो मामला था, एक कोलोनाइज्ड इंडिया जो है वो अभी तक डीकोलोनाइज्ड नहीं है, और आगे जिसमें हम जितनी देर करेंगे हम उतने उस समय तक इस औपनिवेशिक वृत्ति में और मानस में जीते रहेंगे। इसलिए भाषा को
मेरा ख्याल है कि थोड़े बड़े संदर्भों में देखने की जरूरत है। इस तरह श्री दयाल जी, आप जो भारत की भाषाओं के बारे में कह रहे हैं, जिसको आरंभिक तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अन्य देशों के मुकाबले सॉल्व भी किया गया, रिजॉल्व कर दिया गया, ये राजनेताओं का इस पर सेहरा जाता है, लेकिन इसको पूरी तरह रिजॉल्व नहीं किया जा सका, ऐसा आप मानते हैं? ऐसे है भी कि 10 साल के लिए और टाल दिया गया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, फिर 10 साल के लिए टाल दिया गया। तो ये टलता आ रहा प्रश्न जो है, इसको हल होना, ये भारत के लिए और भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के लिए, मैंने प्रभुत्व से मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। आप ये बात कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग दूसरे प्रश्न जिस पर सबका ध्यान जाता है, उसी में एक बहुत जरूरी प्रश्न को छोड़ न दें, इसलिए मैं बीच में ही एक प्रश्न लाता हूँ। आभा, आपकी पत्नी जो निश्चित तौर पर हैं, वो मैं नहीं कहूँगा, मैं इस समय एकदम आपसे थोड़ा अलग होकर बात कर रहा हूँ कि वह निश्चित तौर पर आपकी रचनाओं की प्रथम पाठक रही होंगी या रहती होंगी। आभा, जो आपके साथ आपके जीवन में 1974 आंदोलन में भी मैं जैसा जानता हूँ कि 1974 में तो नहीं, उनका उम्र नहीं था, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने जब 74 आंदोलन के बाद संघर्ष वाहिनी में भूमिका ली, तो 80 के बाद के दौर में या फिर इमरजेंसी के बाद के दौर में आभा उस मूवमेंट में भी आई, जिस मूवमेंट में आप थे, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया संगठन छात्र युवा संगठन, जो निर्दलीय था। तो आभा के बारे में मैंने बहुत ही हल्का परिचय दिया, वो आज विषय नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि आपके मेकिंग में हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, उस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खुद आभा एक बहुत ही कॉम्पिटेंट महिला है, जितना मैं मानता हूँ, और उनकी अपनी लेखनी है, उनके अपने कलम है, उनके शब्द हैं, और वो आपकी पहली समीक्षक भी रहती रही होंगी। तो इस पर आप थोड़ा बोलिए। मैं बहुत जरूरी मानता हूँ कि आप, जिन्होंने आपके साथ लगातार सहयात्री की भूमिका निभाई, आप उनके प्रति अपने शब्द यहाँ पर रखें हम लोगों के बीच में। बड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा अलग किस्म का मामला है, और हम लोग मतलब हम दोनों ही ऐसे प्रसंगों से बचते हैं सार्वजनिक रूप से इसको व्यक्त करने से। फिर भी आपने जब पूछा है तो ये तो बात है ही कि वो मेरी प्रथम पाठक हैं, और आज से नहीं, वो सालों से है, जब से लगभग मेरा लिखना शुरू हुआ। अनेक जो शुरुआती कहानियाँ हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही पहले पढ़ा, और आज भी मुझे वो कई बार रास्ता भी दिखाती हैं। कभी कभी कहीं आदमी अटकता है, तो निश्चित रूप से वो मुझसे बहुत ज़्यादा अध्ययनशील हैं, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मतलब साहित्य उन्होंने पढ़ा है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो समझ है उसका उतना उपयोग नहीं हो पाया है। शायद ये कमी रह गई, क्योंकि जीवन की जो दूसरी अनिवार्यताएँ हैं उनमें उलझना पड़ता है आदमी को, और उसमें जूझना पड़ता है उससे, तो कई बार बहुत सी बातें रह जाती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आभा तो आज भी मतलब हमारे मतलब जो मेरा लेखन है उसमें भी वो सहयोगी हो। इकोनॉमिक्स में उन्होंने लगातार अच्छी पढ़ाई की, ऊंची पढ़ाई की, उसके बाद वो शिक्षक की भूमिका में रिटायर्ड हुई। उन्होंने तो हिंदी में भी एमए किया, और इकोनॉमिक्स में भी एमए किया, और तो इस तरह से वो सोशल साइंस और हिंदी साहित्य दोनों की एक समर्थ महिला है। एक आंदोलन की परंपरा उसका एक लाभ मिलता है। आपका साथी जब अगर उस स्तर तक पढ़ा लिखा हो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा तो हो नहीं सकता है, इसका तो बहुत कुछ श्रेय जाता है। ठीक है, तो एक बारगी इन बातों पर बहुत कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जो संबंध आपके साथ लगातार चल रहा है, तब भी मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि यहाँ तो समय की सीमा है, इतनी देर में सब बात करनी है, वो जरूरी बात थी। आप जो बात छोड़ आए उसमें मुझे उसी समय ध्यान में आ रहा था कि द टेलीग्राफ के एडिटर इन चीफ हैं राजा गोपाल केरल के हैं, और उनके पिताजी ने
उनको उस समय जो परंपरा थी आज़ादी के बाद कि देवनागरी लिपि और हिंदी दोनों को पढ़ाया जाता था, सभी राज्यों में सभी प्रांतों में पढ़ाया था, और उनका हिंदी वालों के प्रति एक भाव था जो प्रकट हुआ पटना से संचालित होने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें उनको भी जोड़ लिया गया था और वो कुछ वर्ष से उसके नियमित वो उसको देखा करते थे। एक दिन किसी ने टेलीग्राफ के कवर को लगा के उसकी खिल्ली उड़ा दी और तब उन्होंने इस ग्रुप के बारे में, हिंदी वालों के बारे में, हिंदी क्षेत्र की साधना के बारे में अपना वक्तव्य दिया। इससे मुझे आपकी बात जुड़ती हुई आती है कि हिंदी के प्रति कोई बहुत ज्यादा निषेध भावना अगर राजनीति नहीं होती तो नहीं होता, क्योंकि इस तरह से भारत में नेशन बिल्डिंग का काम किया जा रहा था जिसमें राष्ट्रभाषा इवॉल्व हो रहा था हिंदी, और हिंदी ने अपना खुद से वो स्टेटस बनाया था। महात्मा गांधी ने भी जो आज भी आप देख लीजिए कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हिंदी प्रचार समिति नहीं है, कोई हिंदी का संगठन या कोई वैसी कोई संस्था काम नहीं कर रही हो। और कई संस्थाएं तो बहुत अच्छा काम करती हैं, पत्रिकाएं निकालती हैं, उनके यहाँ शोध होते हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदी प्रेमी नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई मतलब गफलत की बात ही नहीं है कि ये शुद्ध राजनीति थी और आज भी चल रही है। अब आप शिवदयाल जी एक बात जो आपकी ही बात से अभी निकला है और बहुत ही जरूरी प्रश्न, यहाँ लाइब्रेरी की परंपरा थी जो आज आप नहीं कह सकते हैं या शायद आप ही कहेंगे कि वो परंपरा है। उतना ही समृद्ध सिन्हा लाइब्रेरी अगर है भी, उसकी किताबें उस तरह से हैं भी, अगर अक्षुण भी हैं, तब भी वहाँ जाना और वहाँ पर जो एक वातावरण था उस दृष्टिकोण से सिन्हा लाइब्रेरी, गेट पब्लिक लाइब्रेरी का लगभग खत्म हो जाना और इसके बाद से अन्य चीज़ों का, जैसे अब मैं पटना कॉलेज लाइब्रेरी या यूनिसेफ की लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी में है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन, हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जिस तक उतनी ही गरिमापूर्ण सम्मेलन हो सकता था, क्योंकि उसके द्वारा नामित जो लोग होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में एक डीन बहाल होता है। तो पटना हिंदी साहित्य सम्मेलन को एक नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया में ये जो इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया, जिसके प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, तो इन संस्थाओं का जो क्षरण, इस पर अगर आप चाहें कुछ दो शब्द तो कहें, क्योंकि ये हम अपने परंपराओं इस तरह से हम लोग बचा नहीं सके। ब्रिटिश लाइब्रेरी को पटना में यहाँ से वाइंड अप करके समेट करके चला गया ये लोग। तो इस पर देखिए, इसका कोई एक कारण बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप जब राजनीति में एक मेधा अपने आप में आपके आपके निशाने पर आ जाए, तब आपको बहुत कुछ उसमें समाज में अनसेटल होने लगता है। तो उससे जो जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपको जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिसाइजेशन जो समाज का होता है, वो एक लिमिट तक, एक सीमा तक उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में वो आत्मघाती होता जाता है, क्योंकि राजनीति के ऊपर भी कई चीज़ें हैं जिन पर समाज आधारित होता है। और जिन चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं, ये हमारे सांस्कृतिक अवयव है, कल्चरल ऑर्गन्स हैं। अगर इनका क्षरण होगा तो आप ना समाज बचा पाएंगे, ना राजनीति बचा पाएंगे। तो दुर्भाग्य से हमारा जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है वो इस बात को नहीं समझता है। हमारा जो लोकतंत्र है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। खामी ये है कि उसको हम सत्ता प्राप्ति का और प्रभुत्व को हासिल करने का एक जरिया मात्र मान रहे हैं। लोकतंत्र इससे बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा मूल्य है। एक जो फांक दिखाई देती है लोकतंत्र को, हम एक जरिया मान रहे हैं, उसको एक मूल्य के रूप में अभी तक हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र जो है वास्तव में एक मूल्य है, वो सिर्फ साधन नहीं है, साध्य है। तो साध्य की ओर आप कब बढ़ेंगे? 75 साल जब आज़ादी का हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे चिंतित करता है वो ये करता है कि जितने भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो फैक्शंस हैं, जो दल हैं,
उनमें से शायद ही कोई राजनीति को, लोकतांत्रिक राजनीति को, लोकतांत्रिक मूल्यों को साधने का उसको जरिया मान रहा है। ये एक बड़ा संकट है हमारे लोकतंत्र का। मैंने इस पर लिखा भी है और आज भी दुर्भाग्य से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोकतंत्र को उस डायरेक्शन में, उस दिशा में नहीं लेके जा पा रहे हैं जहाँ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जहाँ पे सचेत नागरिक हों और परहितकामी लोग हों और जहाँ लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था के रूप में काम करे। जैसा कि जयप्रकाश जी ने कहा था, अगर लोकतंत्र में से नैतिकता आप हटा दें तो ये एक बहुत ही भोंडी व्यवस्था का के बाहर का संवाद बनिएगा। इसलिए लोकतंत्र अनिवार्य रूप से एक नैतिक व्यवस्था है, वरना लोक की जरूरत क्या है व्यवस्था। तो यहाँ राजा महाराजाओं का शासन तो धरती पर जब से सभ्यता आरंभ हुआ तो उसके बाद जो आरंभिक जो जनतंत्र थे, जो ग्रीस में, एथेंस में थे, भारत में थे, लेकिन उनका जो लोप हुआ तो वो तो कई हजार साल इसमें लग गए। लोकतंत्र तो हमारे लिए नई चीज़ है, 200-250 साल की चीज़ है। लेकिन भारत में लोकतंत्र को मेरा ख्याल है कि एक बड़े फ्रेम में देखने की ज़रूरत है कि कम से कम जब आज़ादी का जो 100वां साल, उसका जो शती वर्ष मनाएं, उस समय हमें ऐसी शिकायत अपने आप से न करनी पड़े। शिवदयाल जी, आप लोकतंत्र पर बोलते हुए आपने जो बातें कही उसको एक लाइन में दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि ये एंड भी है, वो साधन भी है, साध्य भी है, लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारों को प्राप्त करना और उससे लोकतंत्र को प्राप्त करना, लोकतंत्र को हासिल करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को हासिल करना, सोसाइटी में मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट भी हो और वैल्यूज भी हो, मूल्य भी हो। ये बात आप कह रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इस संदर्भ में आपने निश्चय ही भारत के जनतंत्र में जो ह्रास की परंपरा थी, और ऐसा अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक, कि ह्रास की परंपरा दोबारा से शुरू हो गई है। ये कभी आज ही से शुरू हो गई है या 10 वर्ष से शुरू हो गई है, ऐसा नहीं। कई कारणों से मैंने लेकुना, छिद्र लोकतंत्र में बनते चले रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण एक पुरोधा व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय मानवाधिकार का प्रश्न किताबों से बाहर निकाल करके जीवन में पहुंचा दिया। जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट को नेतृत्व करने की वजह से हुआ। वीमेन राइट का प्रश्न किताबों में था, यूरोप में था। यहाँ जमीन और मिट्टी से जयप्रकाश जी के मानने वाले लोगों ने खुद, जिस संगठन में आप रहे, छात्र संघर्ष वाहिनी में, उनकी स्त्रियों ने स्त्री प्रश्न, स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्न, स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्न और उसकी भारतीयता और सहजता को लेकर के काम किया। मैं ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक ट्रेडिशन को भारत के अनुरूप, जो कि ऐसा नहीं था कि ये ब्रिटेन के पीछे यहाँ जनतंत्र आया तो इस वजह से इसकी अपनी खूबियां नहीं थी, बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो पश्चिमी देशों में नहीं है। तो भारत के जनतंत्र पर आप बात करें, और साथ साथ थोड़ा सा मैं समय दूंगा और हम लोग कंक्लूड करते समय यही बात करेंगे कि इसके साथ साथ थोड़ा कि इधर के वर्षों में, मतलब इंटर कम्युनिटी विद्वेष, ये जो बहुमत का तंत्र है, लोकतंत्र, जिसमें अल्पसंख्यकों के बारे में एक विशेष संवेदनशील दृष्टि होनी चाहिए। बहुमत का तंत्र केवल बहुमत के आधार पर चलेगा तो उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट वालों के आगे बाकी सारे लोग छूट जाएंगे। तो इन प्रश्नों पर भी अगर आप, चूंकि आप इस पर लिखते रहे हैं, तो आपको मैं एकदम से कहता हूँ कि खुद ही आप बोलें। तो भारत में जब जनतंत्र पर जयप्रकाश नारायण का इन्फ्लुएंस और इनके इन्फ्लुएंस से जो समृद्ध हो रहा था जनतंत्र, फिर से ह्रास के पाथ पर इसका जाना, ये मेरा प्रश्न है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे, वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देते रहे शुरुआती दशकों तक, आज़ादी के बाद के। बाद में वहीं से इनका क्षरण होना शुरू हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, इसके बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी चीज़ें थी जो अगर शुरू में अगर वो उन पर ध्यान दिया जाता तो शायद हमारी व्यवस्था और दूसरे ढंग की हो सकती थी।
लेकिन मेरा ये मानना स्पष्ट रूप से है कि एक जो यहाँ मुझे कवि गोपी वल्लभ सहाय की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जमहूरियत की बात तो सभी ने की, मगर जमहूरियत पर जान न्यौछावर तुम्ही ने की। ये जयप्रकाश जी के लिए उन्होंने लिखा था। तो आप जब भारत में लोकतंत्र की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में, तो उसमें एक नाम जो अनिवार्य रूप से आएगा, लेकिन जिसको आजकल उतनी शिद्दत से खुद बिहार में मेरा ख्याल है कि याद नहीं किया जाता, वो नाम जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश जी जिसको कहते हैं ना, वो मार्क्सवाद से शुरू होकर वो एक सच्चे जनतांत्रिक व्यक्ति थे और उन्होंने समूचे अपने जीवन में, जब उन्होंने दलीय राजनीति का त्याग कर दिया, उसके बाद भी वो देश में वन मैन ऑपोजिशन का रोल प्ले करते रहे। एक एकल व्यक्ति की जो रचनात्मक ऑपोजिशन, हाँ, तो ये एक उनके स्टैचर का ही व्यक्ति कर सकता था। और जयप्रकाश जी के बारे में क्या बताया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दो बार इतने बड़े देश का नेतृत्व किया। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो बुझती लौ थी उसको प्रज्वलित किया, और दूसरी बार जब 74 आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के बाद उसका दमन शुरू हुआ, और बाद के घटनाक्रम में आप जानते हैं कि वो आपातकाल लगाया गया। आपातकाल में जयप्रकाश जो मतलब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़े मतलब हमारे जो नायकों में से एक, तो उनको जेल जाना पड़ा। तो ये सब तो इतिहास की बातें हैं। आजकल हमारी जो याददाश्त है इतनी कमज़ोर है, या फिर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। लोग जयप्रकाश जी का नाम आजकल लेते हैं तो कहते हैं कि इमरजेंसी विरोधी आंदोलन का, आपातकाल विरोधी आंदोलन का नेता जयप्रकाश। अब बताइए, मतलब आंदोलन को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी में तो ऐसा कोई प्रकट आंदोलन था भी नहीं, बहुत छिटपुट आंदोलन था। जो भी कुछ था वो अंडरग्राउंड था। एबव ग्राउंड तो बहुत कम चीज़ें हुई, बहुत कम घटनाएं आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। तो असल बात तो थी कि आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, देशव्यापी आंदोलन हुआ, और उसमें जो मेजर कंसर्न था उस आंदोलन का वो तो लोकतंत्र था। और जो उस आंदोलन का जो मांगे थी, जो सरोकार थे, वो तो एकदम आम जनता के सरोकार थे। तो ये जो ट्विस्ट किया जाता है तो हिस्ट्री को, तो इसका साक्षात नमूना हम लोग देख रहे हैं कि 25-30 साल 40 साल पुराना जो इतिहास है उसको भी ट्विस्ट किया जा सकता है। और मैंने आपको जो ये बात कही, एक बड़े मैंने हिस्टोरियन को, इतिहासकार को का मैंने कॉलम पढ़ा, उसमें एंटी इमरजेंसी मूवमेंट की बात है। देयर वाज नो एंटी इमरजेंसी मूवमेंट एज सच। ये हर कोई जानता है, आपकी हमारी पीढ़ी का जो भी व्यक्ति है और उसके पहले का। तो ये सब बातें हैं। देखिए, देश और समाज, ये सिर्फ भारत नहीं, कहीं भी वो अलग अलग दौर आते हैं। हमारे साथ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। निगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे समाज, हमारा जो बहुलतावादी समाज है, इसको आप जब एक विभाजित समाज की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब एक पूरा माहौल जो है वो दूसरे तरह का हो जाता है। और अगर इसको पॉजिटिव्स के रूप में लें तो लोग कहते हैं कि हम को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, हमारा एक सह अस्तित्व है। और मैं कहता हूँ कि ये साझा अस्तित्व है, ये शेयर्ड एग्जिस्टेंस का मामला है। भारत में होने का मतलब है कि आप एक साझा अस्तित्व का अंग हैं। मतलब ये नहीं है कि अलग अलग एंटिटीज हैं वो साथ में रह रहे हैं। हमने जो मिलजुल कर एक संस्कृति का निर्माण किया है, तो वो एक उसमें हमारा एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस है। तो इसको कैसे मजबूत करें,
इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपके कोई कंसर्न नहीं हो और मेरे कोई कंसर्न नहीं हो और सब घुल मिल गया हो। तो ऐसी कोशिश हमारी हुई भी नहीं कि हम एक रास्ते चलें। और जैसा कि मैंने कहा, विभाजन ही जब राजनीति का आधार हो जाए, लोकतांत्रिक राजनीति का, तब आपको बहुत समझना पड़ता है कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप अभी भी अगर मिल बैठ के, जो इंटर कम्युनिटी रिलेशन की आपने बात की, जो देखिए मेरा जो अनुभव है, जो मैं इतने सालों से मैं सोचता बुनता रहा अपनी सीमित क्षमता और सीमित सोच के साथ, मैं ये मानता हूँ कि आपको जो बनी बनाई जो लकीरें हैं उनसे अलग हटकर इंटर कम्युनिटी रिलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और आपको अपना जिस कहते हैं ना कि अपनी शब्दावली गढ़नी होगी और उसकी अपनी परिभाषा बनानी होगी कि हम भारत के संदर्भ में किसी कम्युनिटी को कैसे देखते हैं, अपने देश के को माने एक प्रगतिकामी जो भारत है उसको अब ध्यान में रखकर हम इन संबंधों को कैसे देखते हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को हम उसी तरह से देखते रहेंगे जैसे हम 60 साल से 75 साल से देखते आ रहे हैं कि हमें कुछ और इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। मैं इस पे एक इशारा आपको करना चाहता हूँ। परिवार में कोई बड़ा भाई भी होता है, कोई छोटा भाई भी होता है, कोई बहुत समर्थ भी होता है, कोई थोड़ा असमर्थ भी होता है। आप असमर्थ की बात हमेशा करें और समर्थ की समस्याओं पर विचार नहीं करें। तो ये तो एक लॉप साइडेड मेरा ख्याल है कि ये दृष्टिकोण है। आपको मिलजुल कर डायरेक्टली बात करनी चाहिए जो भी इश्यूज हैं आपके, और मेरा ख्याल है इसमें बीच विचवल की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो भी आपके कंसर्न हैं उसमें अपना जो आपका जो एक डिफाइंड पोजीशन है उससे हटकर बात करनी होगी। आप अपनी पोजीशन पे टिक के हमेशा बात करते रहेंगे तो बात बन नहीं सकती। जो भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या हैं, उनको अपनी पोजीशन से थोड़ा हट के बात करनी होगी। आप कितना छोड़ सकते हैं, आप अपनी पोजीशन से कितना हट सकते हैं, तभी तो कोई मसला हल होगा। आप अगर लगातार ये सोचते रहें कि हम अपनी पोजीशन पे कायम रहेंगे और ये तो हमारा बिल्कुल हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और क्या है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप हर चीज़ को आप फिर जुडिशरी पे और न्यायपालिका की ओर ले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि न्यायपालिका एक अंतिम उपाय है जहाँ की आप सारे प्रयास जहाँ निष्फल हो रहे हों, वहाँ आपको न्यायपालिका आपको न्याय देने का काम करती है। लेकिन आप जैसा जानते हैं, गांधी जी, जयप्रकाश जी और विनोबा जी और तमाम ऐसे लोग, साने गुरु जी, तो ऐसे तमाम जो चिंतक हैं, महापुरुष रहे हैं, उन्होंने तो न्याय व्यवस्था के बारे में तो उनका बहुत ही मतलब आप देखिए कि मौलिक चिंतन रहा है। वो तो न्यायालय की अनिवार्यता को ही वो कहते हैं कि कम से कम हो, और ये आदर्श स्थिति तो समाज में तभी होगी ना जबकि आप न्यायालय की अनिवार्यता को कम करने की बात होगी। अभी हमारे साथ जस्ट मतलब एक उल्टी व्यवस्था कायम हो गई है कि न्यायालयों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं है। और खुद न्यायालय मेरा ख्याल है कि इस बात को न्यायपालिका भी समझती है और मानती है। जिस तरह से न्याय की जो चाहना है और जिस बड़े पैमाने पे केसेस हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मामलों पर, बड़े बड़े मामलों पर तो होते ही हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं नहीं समझता कि भारत में समाधान नहीं खोजा जा सकता। हम ये काम करते आ रहे हैं और मैं भारत के भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जो हजारों साल की जो अक्षुण्ण जो हमारी सभ्यता है, ये बनती बिगड़ती रही है, लेकिन इसके नई मिट्टी और नए जो है पानी से इसका आकार भी बनता रहा है। और हमारी एकमात्र ये जो जीवित सभ्यता है 5-7 हजार सालों की, तो उसका प्रवाह है, एक दौर है, दौर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन
मेरा ख्याल है कि मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। शिवदयाल जी, हम लोग दोबारा एकदम दर्शकों की तरफ मुखातिब हो जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे थे, एक इत्मीनान था यहाँ, बहुत ही इत्मीनान था, और आपने अंत में जो बातें कही हैं उसको कंक्लूडिंग माना जा सकता था, लेकिन मैं उसमें से कुछ बातों को दोबारा पाठकों के सामने रेखांकित कर देता हूँ कि बिहार आंदोलन पर आप बोल रहे थे, जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई और उसको केवल इमरजेंसी से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि वो जितना सार था उसको लेकर के जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम दिनों में 79 तक थे, इमरजेंसी के बाद भी थे, और एक सरकार भी उन्होंने बदली, कांग्रेस को उन्होंने बदला, ठीक है। और अब जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट की जो दूसरी बात है उसकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं हटा। जो लोग बिहार आंदोलन जैसे आंदोलन का जिसका राष्ट्रव्यापी असर था वो बिहार आंदोलन ही था, तो उसकी वजह से देश भर के जो संवेदनशील एक्टिविस्ट किस्म के लोग थे वो पटना रहे, बिहार आंदोलन में योगदान किया, और लौट करके उन्होंने अपने यहाँ किसी न किसी क्षेत्र में किसी आंदोलन की शुरुआत की, और उनमें से कई आंदोलन अपने 45 वर्ष या 50 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल बाद 1974 का आंदोलन का 50 वर्ष पूरा होगा। लेकिन उस आंदोलन के गर्भ से इमरजेंसी के बाद जो आंदोलन खड़े हुए उनमें से भी कई अपने 45 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। तो बिहार आंदोलन की एक गाथा थी, उत्तर गाथा थी, जिस पर आपने सहयात्री में एक अंक ही निकाला था, मुझे वो अंक अभी तुरंत याद आ रहा है, जो जिसमें बिहार आंदोलन पोस्ट बिहार मूवमेंट इरा पर काफी कुछ आपने संपादित किया, जुटाया, ठीक है। अब मैं इस पर ये जो आपने बात कही, लेकिन आपने चलते चलते जो सह अस्तित्व में से एक शब्द बताया कि सह अस्तित्व का नहीं बल्कि ये साझा अस्तित्व का प्रश्न है। इसके साथ जो बातें कही उन बातों में से क्या ऐसा निकलता है कि लोगों को साझा रहने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के कंपल्शन के अधीन रहना होगा? मतलब इस तरह से ऐसा ये प्रश्न खड़ा होता है। पहले हमारे यहाँ एक सनातन परंपरा है हिंदुत्व की परंपरा में बहुत सारे कोड भी पैदा हुए हैं, वो भी हम जानते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर बगावत भी हुआ है और दूसरे धर्म भी भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। उन प्रश्नों पर हम नहीं जाएंगे, हम केवल ये कहेंगे कि अभी हिंदुत्व की एक ऐसी मुद्रा दिखलाई पड़ रही है जो साझा अस्तित्व के खिलाफ है व्यवहार में। उसके नेताओं के वक्तव्य में कई बार सह अस्तित्व के बात आ जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, और उससे हमारा डेमोक्रेसी जो है कमजोर। अगर आप इस पर चाहें तो, और ये का अंतिम और मैं एक बात समझ लीजिए, आप जब मैंने कहा ये सह अस्तित्व जो है, जो मैंने साझा अस्तित्व की जो मेरी परिकल्पना है वो तो सह अस्तित्व से आगे की है। तो इसमें किसी भी संप्रदाय की या किसी भी कम्युनिटी की हेगोमनी की तो बात ही नहीं है। ये तो शेयर्ड एग्जिस्टेंस है जिसमें समान रूप से हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। हमारा अपना होना दूसरे के होने के साथ जुड़ता है। शेयर्ड एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है। और मेरा मानना है कि मैंने जैसे इसके पहले आपको इशारा किया, आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, उसको लटकाए रखेंगे, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पूरे क्रम में बातचीत के मैंने बताया कि विभाजन है। आप जब विविधता को विभाजन के साथ जोड़ के देखने लगते हैं राजनीति में, तो आप एक बहुत विध्वंसक चीज का निर्माण, ये दोनों तरफ से होता है। आप इसमें एक तरफा दृष्टिकोण आप नहीं रख सकते, और हाल की घटनाओं को देख लीजिएगा, पूरा तारतम्य बनाइएगा, तो ये पूरी दृष्टि ही जो है ना, अंतर सामुदायिक संबंधों को हमारी देखने की जो दृष्टि है, इसमें मेरा ख्याल है बदलाव की जरूरत है। ये हमारी जो दृष्टि है वो राजनीतिक दृष्टि है, राजनीति की दृष्टि से आप विचार करते हैं। मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से विचार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसको कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से देखना चाहता हूँ। सांस्कृतिक स्तर पर भी इस प्रश्न को खोजा जाना चाहिए कि हमारी समस्याओं के मूल में क्या है, और ये आज के समय में इन सवालों पर खुलकर बात करने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। विचार तो खोलिए कम से कम,
दूसरे के पक्ष को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक पोजीशन ले लिया और उसी पर टिके हुए हैं, वो दोनों तरफ से बात है। आप जब दूसरे के पोजीशन को नहीं समझेंगे और अपने पोजीशन पे स्टिक किए रहेंगे तो समस्याएं तो सुलझेंगी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि देश के हित में यह बात होगी कि हम अपनी समस्याओं को रखें, लेकिन उसके साथ जो दूसरे की समस्याएं हैं उन पर भी विचार करें। जिसको कहते हैं ना, दूसरे की दृष्टि से भी देखना चाहिए दुनिया को। सिर्फ अपनी ही दृष्टि से देखना ये तो ठीक नहीं है। देखो, मेरी एक कविता है देखना, मैं चाहता हूँ कि उससे जरूर अगर वो हो जाए तो मैं अच्छा एंडिंग होगा उससे अगर अंत इसका हो जाए। मैंने देखता तो हूँ मेरे पास कविता है की कि तरफ बहुत ज्यादा समय ही नहीं दिया। नहीं, उससे एक इसके साथ साथ आपके पास कुछ अंश हो, गर्दनी बाग तो पटना की कविता है, तो दोनों आप सुनाएं और उसके बाद हम लोग आपका अभिनंदन करें और उसके बाद से स्टूडियो तो कुछ समय से मुझे याद दिला रहा है कि विलम्ब हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ वो मेरे पास है कि नहीं। लेकिन शायद वो कविता मेरे साथ कभी नहीं है, शायद वो कविता मेरे साथ कभी नहीं। लेकिन शिवदयाल जी, आपको कुछ पंक्तियां याद हैं गर्दनी बाग अपनी कविता की, जिसने बहुत आवेग पैदा किया और वो एक ही जगह नहीं जा सकता में तो प्रकाशित हुआ ही, अन्य जगहों पर भी। दरअसल वो लंबी कविता है, उसका कोई अंश अगर आपको याद हो। नहीं, वो है मेरे पास, याद रखने वाली तो बात नहीं है, लेकिन उसको आप सुनाइए। वो पाठकों को आपकी कविता सीधे ये बहुत लंबी कविता है, इसका कोई अंश ही सुनाया जा सकता है। यहाँ से शुरू करते हैं। जिन्होंने अपनी बुभुक्षा और लिप्सा में इस वसुंधरा को माता से भोग्या बना दिया, सब कुछ रौंदता अपने घर घर नाद में आर्त पुकारों को सोखता जाता, नई दौलतमंद दुनिया की जमीन तैयार करता उनका विकास रथ अब गर्दनी बाग के सिवान तक आ पहुंचा है। अपनी मिट्टी, हवा, धूप और आकाश, अपने खग विहग जीव जंतु, अपनी हरितिमा और विश्रांति, अपनी खुशबू और फैल, अपनी सुंदरता, कोमलता और नैसर्गिक मोहकता, अपनी संपन्नता और पूरेपन के साथ उत्सर्ग को तैयार है गर्दनी बाग। जीवन की बहुतेरी छवियों, कोमल आहटों और गुंजारों से स्पंदित एक मोहल्ला जो बदकिस्मती से बेशकीमती जमीन पर आबाद है। जिनके देह लगी हो इसकी माटी, जिनके नासापुटों में बसी हो हरी घास की महक, जिनका रहा हो यह क्रीड़ांगन, यहाँ से गुजरते ठंडी छुवन से भरा हो जिनका जला हुआ मन, जो बुधा बहेड़ा के नीचे से कभी डर कर गुजरे हों, जड़बेरी और करौंदे की कांटेदार टहनियों से जिनकी आस्तीनें छिली हों, जिनके सपने में आया हो बहुरुपिया कच्चे खाओ, जो भागे हों फेरी वाले की उस आवाज के पीछे एक पैसे में 2 बटन सिंदूर, जो कभी भय तो कभी जुगुप्सा से साधुओं, सपेरों, फकीरों का चुपके चुपके पीछा करते रहे हों, जो टमटम की सवारी का मजा लूटते घोड़े की पीठ पर पड़ते चाबुक से कभी खुद भी दहले हों, गहन रात्रि में टीसन से खाली लौटते ताड़ी के नशे में 7वें सुर में आलाप लगाते टमटम वाले की टांग और उस पर ताल बैठाते घोड़े की लयबद्ध टापों से
जिनकी नींद उचटी हो, चितकोड़ा पड़ाव पर खाली खाली सी दोपहरियों में अपने खोखे में बीड़ियां बनाते, बांधते, सेंकते किसी वीतरागी से नसीब मियाँ को शाम की कव्वाली में सुर उठाते देख जो विस्मित रह गए हों, जिन्होंने यहीं देखी थी कोई छब और हमेशा के लिए खुद को रख छोड़ आए थे यहीं, सुनते रहे थे जो रात की निविड़ता में छाया गीत और बिनाका गीत माला, जो रोए थे चुपके चुपके जिनकी रह गई बहुत कुछ अनकही, जिन्होंने यहीं की सड़कों पर मुट्ठी तानना सीखा था, जिन्होंने ठीक यहीं से देखनी शुरू की थी दुनिया, जिनके केश सन के खेत हुए यहीं की धूप में, जो यहीं से खो जाना चाहते हैं बहुत नीले आसमान की निस्सीमता में, जिनके लिए शुरू होती है अनंत की यात्रा यहीं से, उन्हें उन सबको गर्दनी बाग का अंतिम प्रणाम। धन्यवाद शिवदयाल जी, आपने एक बहुत ही एक कविता का अंश, पूरा नहीं आधा, हम लोगों के सामने रखा। पटना में जो लोग हैं उसको आपके नासापुटों से गर्दनी बाग की जो हरियाली जिसमें आपने जीवन बिताया है, उसमें से ये एक बहुत ही यादगार कविता। हम लोगों ने आपकी कविता पर कम बात किया, लेकिन इसमें आपकी इस कविता से हम लोग बहुत ज़्यादा जान पाए अपने लेखनी को। तो मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं ऐसा समझता हूं कि विमर्श न्यूज़ के लोगों का आगे ध्यान आए और आपकी कविताओं को थोड़ा धैर्य से सुने, इसी स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। और मैं चलते चलते ये भी कहना चाहता हूं कि आप विमर्श न्यूज़ चैनल को और उसके साथ जुड़े हुए पोर्टल को, फेसबुक को, इन सब को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैं हमेशा इस तरफ बैठा रहा हूँ, अभी मैं रवि रंजन जी की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि अवश्य कर दिया करें। और इसके जो दर्शक हैं उन लोगों से भी मेरा विशेष निवेदन है। और मैं अंत में शिवदयाल जी का प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे मित्र हैं, हम लोगों के समवयस्क हैं, लेकिन आपको जो प्रशस्ति मिल रही है देश भर में, उससे हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। और दोबारा प्रणाम करके मैं आज के विमर्श न्यूज़ के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि मामला प्रियदर्शी का था तो मुझे यहाँ आना ही आना था, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।